नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का स्टडी IQ अकेडमी स्वागत है। आप लोगों के लिए आज महत्वपूर्ण जो इम्पोर्टेंट जो 53 क्वेश्चन है वह आपके लिए लेके आया हूं। आप वीडियो को अंत तक जरूर देखना। कल आप लोगों ने जैसे कि मैंने हिंदी और जीके का मॉडल पेपर डाला था, आप लोगों को बेहद ही पसंद आया है। उसके लिए मैं आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। दोस्तों आपको बता दूं, कल भी दोस्तों हम हिंदी और जीके का मॉडल पेपर लेके आएंगे, एक दिन छोड़ के एक दिन। तो आप भी कल उस वीडियो को जरूर देखना और आपके लिए क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। 53 क्वेश्चन होंगे आज की इस जीके की क्लास में। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं और इसमें सारे के सारे टॉपिक क्लियर करेंगे। राज्यपाल की अनुपस्थिति में उसके दायित्व का निर्वहन कौन करता है? यह पॉलिटी से संबंधित क्वेश्चन है, बताओ फटाफट। राज्यपाल की अनुपस्थिति में उसके दायित्व का निर्वहन कौन करता है? बहुत ही बढ़िया, शानदार जवाब आ रहा है। तो उच्च न्यायालय का जो मुख्य न्यायाधिपति होता है ना मित्रों, वो राज्यपाल नहीं रहेगा, तो उसकी उपस्थिति में कार्य करेंगे उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधिपति, यानी कि न्यायाधीश होता है जो मुख्य न्यायाधीश, वो काम करता है। अगला प्रश्न आपके लिए ये रहा। नीचे दिए हुए दो वाक्यों को विचार करके आपको पढ़ना है, कौन सा सही है वो आपको बताना है। ठीक है। राज्यपाल अपने पद पर राष्ट्रपति की इच्छा पर्यंत ही रहता है। क्या यह सही बात है? राज्यपाल अपने पद पर राष्ट्रपति की इच्छा पर्यंत रहता है, बिल्कुल सही है। राज्यपाल की नियुक्ति प्रधानमंत्री द्वारा होती है। ऊपर के दोनों वक्तव्यों संदर्भ में आपको बताना है, क्या राज्यपाल की जो नियुक्ति होती है प्रधानमंत्री के द्वारा होती है? गलत बात है, प्रधानमंत्री नहीं करता है इसकी नियुक्ति, आपको याद रखना है। तो पहला सही है, कथन ए सही है। कौन से में? ए सही है, परंतु आर क्या है? गलत है। चलो ये रहा अगला प्रश्न आपके लिए। आर्ट एंड कल्चर, ज्योग्राफी, हिस्ट्री सबके क्वेश्चन है आगे, चिंता मत करो। आपको लग रहा होगा सर 3 क्वेश्चन दिख गए तो पॉलिटी के, मतलब पूरी पॉलिटी नहीं है ना, शुरू में पॉलिटी के हैं। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है? जो सही नहीं है वो आपको बताना है। चलो, अनुच्छेद 155 में राज्यपाल की नियुक्ति, यानी कि राज्यपाल की नियुक्ति से संबंधित बात कही गई है। अनुच्छेद 163 में राज्य की जो मंत्री परिषद होती है उसके बारे में बात की गई है, मिनिस्ट्री ऑफ काउंसिल के बारे में। और अनुच्छेद 154 में राज्य की जो कार्यपालक शक्तियां हैं, राज्य की कार्यपालक शक्तियां, उनके बारे में। परंतु अनुच्छेद 156 में राज्यपाल की नियुक्ति योग्यता की बात नहीं की गई है। तो यही गलत था और अपन को गलत ढूंढना था। अगला प्रश्न दे रखा है नीचे आप लोगों के लिए कि राज्य के उच्च न्यायालय के बारे में निम्नलिखित पर विचार कीजिए। तो आपको विचार करना है। देखो, संविधान के अनुच्छेद 213 में प्रावधान है कि प्रत्येक राज्य में एक उच्च न्यायालय होगा। गलत बात है, पहला गलत है। राज्य उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति, बिल्कुल, जो राज्य के उच्च न्यायालय होता है उसके न्यायाधीशों की जो नियुक्ति करती है वो राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। अनुच्छेद 226 के अंतर्गत उच्च न्यायालय को कुछ लेख जारी करने के अधिकार है, यह भी सही है। भारतीय संविधान के प्रावधान के तथ्यानुसार 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक ही उच्च न्यायालय का गठन किया जा सकता है, भारतीय संविधान के प्रावधान के तथ्यानुसार। तो यह बात भी सही है, यानी कि 2, 3 और 4 सही है। ये कौन से ऑप्शन में? देखते हैं दोस्तों, 2, 3, 4 इस ऑप्शन में, तो अपना आंसर ये सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य मंत्री परिषद की जवाबदेही होती है। जो राज्य मंत्री परिषद होती है, क्या होती है? राज्य मंत्री परिषद होती है ना, पूरी मंत्री परिषद की बात की जा रही है, वो किसके प्रति जवाबदेही होती है? तो वो राज्य विधानसभा के प्रति क्या होती है? जवाबदेही होती है। जो राज्य मंत्री परिषद है वो राज्य की जो विधानसभा है, विधानसभा के प्रति क्या होती है? जवाबदेही होती है। तो आप राष्ट्रपति या राज्यपाल मत कर देना, ठीक है। अगला प्रश्न, अधोलिखित राज्य सचिवों में स्थिति पदों को नीचे दिए गए कूट की सहायता से पद सौंपनीय क्रम उच्चतर से निम्नतर क्या आपको बताना है, यानी कि जो ऊपर से नीचे की तरफ क्रम बताना है। इनमें से सचिव, उप सचिव वगैरह सारे दे रखे हैं, बताओ। यहां से भी क्वेश्चन आता है। तो आपको पता है सबसे ऊपर होता है सचिव, पहले नंबर पे कौन होते हैं? सचिव होते हैं, फिर होते हैं विशिष्ट सचिव। क्या होते हैं? सचिव, फिर विशिष्ट सचिव, फिर उप सचिव,
फिर सहायक सचिव। सचिव की बात करें तो सचिवों में इस प्रकार का मामला होता है, पहले सचिव होगा, फिर विशिष्ट सचिव होगा, फिर उप सचिव होगा, फिर सहायक सचिव होगा। तो अपना ऑप्शन नंबर अ होगा। अगला प्रश्न, अधोलिखित में से कौन सा कार्य जिलाधीश का नहीं है? जो जिलाधीश होता है उसका कार्य नहीं है। कानून व्यवस्था रखरखाव ये भी कार्य है। राजस्व को एकत्रित करना ये भी जिलाधीश का कार्य है। भू दस्तावेजों का रखरखाव ये भी इसका कार्य है। आयकर का एकत्रितकरण जो है जिलाधीश का कार्य नहीं है। कानून व्यवस्था रखरखाव, राजस्व का एकत्रितकरण, भू दस्तावेज का रखरखाव ये जिलाधीश का कार्य है, परंतु आयकर एकत्रीकरण का नहीं है। चलो अगला प्रश्न, बलवंत राय मेहता समिति थी। बलवंत राय मेहता समिति किससे संबंधित थी? तो ये थी सामुदायिक विकास कार्यक्रम पर आधारित थी बलवंत राय मेहता समिति। आप लोगों को याद रखना है कि बलवंत राय मेहता समिति किससे संबंधित थी? सामुदायिक विकास कार्यक्रम पर। चलो अगला प्रश्न आपके लिए, निम्नलिखित संवैधानिक अनुच्छेदों में से कौन सा अनुच्छेद पंचायत के बारे में 73वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था? निम्नलिखित संवैधानिक अनुच्छेदों में से कौन सा अनुच्छेद पंचायत के बारे में 73वें संशोधन द्वारा जोड़ा गया था? 73वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था, बता दीजिएगा। ये क्वेश्चन भी आते रहते हैं। तो 243 से 243 ओ, 243 से 243 ओ तक जोड़ा गया था। चलो अगला प्रश्न, पंचायती राज व्यवस्था है। दोस्तों कुछ पॉलिटी के क्वेश्चन है, अभी आर्ट एंड कल्चर वगैरह, ज्योग्राफी के, हिस्ट्री के सब के आ रहे हैं, ठीक है। तो थोड़ा सा इंतजार कीजिए, आपको ये भी पढ़ना चाहिए क्योंकि आपकी परीक्षा में यहां से भी क्वेश्चन आने वाले हैं। बताओ, पंचायत राज व्यवस्था है ग्रामीण स्थानीय स्वशासन की, किसकी? ग्रामीण स्थानीय स्वशासन की। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य विधानसभा के बारे में अधोलिखित पर विचार कीजिए। राज्य विधानसभा के बारे में अधोलिखित पर विचार करना है। इसका समय 5 वर्ष का होता है। राज्य विधानसभा का 5 साल का कार्यकाल होता है। बिल्कुल। इसकी अध्यक्षता मुख्यमंत्री करता है। अध्यक्षता मुख्यमंत्री थोड़ी करता है, स्पीकर करता है, अध्यक्ष साहब करते हैं। इसका जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचन होता है। बिल्कुल सही है। राज्यपाल को इसकी विघटन का अधिकार है, ये भी सही है। तो 1, 3, 4 सही है, ठीक है। चलो अगला प्रश्न 12वें नंबर का है, सूची 1 को सूची 2 से आपको क्या करना है? मिलान करना है। इधर दे रखा है लिफ्टनर, इधर दे रखा है लाभान्वित जिले। बताओ, जय नारायण व्यास, मैं बहुत बार बता चुका हूं आपको कि जोधपुर से संबंधित है जय नारायण व्यास का, और जैसलमेर इनके पास में पड़ता है। तो जय नारायण जो व्यास लिफ्ट नहर है, इससे लाभान्वित होता है जोधपुर और जैसलमेर। चौधरी कुंभाराम जी का संबंध किससे है? तो चौधरी कुंभाराम जी का संबंध है हनुमानगढ़ और चूरू से। चौधरी कुंभाराम लिफ्ट नहर का संबंध है, लाभान्वित जिले हैं हनुमानगढ़ और चूरू। पन्नालाल भारूपाल, इनका संबंध हो जाएगा नहर का बीकानेर और नागौर। डॉक्टर करणी सिंह जोधपुर और बीकानेर। इस प्रकार ऑप्शन नंबर अपना असही होगा। दोस्तों क्लास कैसी लग रही है? फटाफट से कमेंट करके मुझे बता दीजिए आपको क्वेश्चन कैसे लग रहे हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन एक क्वेश्चन से 3-3, 4-4 क्वेश्चन आपके बढ़ने वाले हैं परीक्षा में, और आज की क्लास बेहद ही महत्वपूर्ण होने वाली है। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से मिलान करना है। सूची फर्स्ट में दे रखा है खनिज, सूची सेकंड में दे रखा है उसका खनन क्षेत्र। बताओ, पन्ना जो है कहां पर मिलता है? तो पन्ना मिलता है टिक्की गढ़बोर में। पन्ना कहां मिलता है? टिक्की गढ़बोर में मिलता है पन्ना, टिक्की गढ़बोर में। तांबड़ा कहां मिलता है? राजमहल और बागेश्वर। पन्ना टिक्की गढ़बोर में, तांबड़ा राजमहल और बागेश्वर में। मैग्नीज लीलवाणी और कालाखूटा में। तांबा कोहलन और भगोनी में। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका जो डी दे रखा है नीचे वो सही हो जाएगा। 1 का 1, 2 का 2, 3 का 3, 4 का 4। ठीक है,
अगला प्रश्न आपके लिए, सार्वजनिक क्षेत्र के विभिन्न वित्तीय संगठनों रिको, आरएफसी, राजसिको आदि द्वारा आकलित औद्योगिक संभावना के आधार पर ए श्रेणी में राजस्थान के कौन से सम्मिलित है? तो वो जाएंगे आपके जोधपुर, पाली, अजमेर, अलवर। जोधपुर, पाली, अजमेर, अलवर। ठीक है, चलो ये रहा अगला प्रश्न, कौन सा कथन सत्य है? यहां बताना है कौन सा कथन क्या है, सत्य है। चलो बताओ फटाफट। राज्य में जनसंख्या की 10 की वृद्धि सर 1991-2011 के दौरान इतनी प्रतिशत घटी, गलत बात है। राज्य में जनसंख्या का घनत्व 1901 से 2011 के दौरान 6 गुना अधिक बढ़ा है। जनसंख्या घनत्व कितना बढ़ गया है? 6 गुना बढ़ गया है, यह बात सत्य है। राज्य में लिंगानुपात 1901 से 2011 के दौरान एक समान रही, गलत बात है। राज्य में साक्षरता दर 1951 से 2011 में साक्षरता दर 51 से लगा के 2011 तक 8 गुना बढ़ गई। कितनी? 8 गुना बढ़ गई, ये बात भी सही है, यानी कि दूसरा और तीसरा, दूसरा और चौथा सही है। अगला प्रश्न, चलो यहां सूची फर्स्ट सूची सेकंड को आपको मिलान करना है। सूची फर्स्ट में क्या दे रखा है आपको? सूची फर्स्ट में दे रखा है राजस्थान की कुल जनसंख्या में जनजातियों का प्रतिशत और प्रमुख आवास क्षेत्र बताना है। तो 20% से कम, इसको डिलीट कर दिया है बोर्ड ने भी, और आप इसको मत पढ़ना ना, ठीक है। हाँ, ये प्रमुख क्षेत्र आपको बताना है जनजातियों से संबंधित। शहर या जनजाति कहां रहती है? मैंने कल भी आपको बताया था कि शहर से बाहर, बाहर मतलब 12 में भी किशनगढ़ और शाहबाज में, तो 12 एक ही ऑप्शन में दे रखा है, ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। 12 और कोटा। गरासिया, गरासिया कहां रहते हैं? गरासिया रहते हैं उदयपुर और सिरोही में। डामोर, ड से डूंगरपुर, ड से डामोर, डूंगरपुर बांसवाड़ा में। मीणा रहते हैं जयपुर दौसा में। क्या होगा सही जवाब आपका? ऑप्शन नंबर ब सही होगा। अगला प्रश्न आपके लिए ये रहा, निम्न में से कौन से विकास कार्यक्रम राजस्थान में जनजातीय अर्थव्यवस्था प्रत्येक संबंधित नहीं है? प्रत्येक संबंधित नहीं है, आपको बताना है। तो राजस्थान आजीविका मिशन भी नहीं है संबंधित, मेवाड़ डांग मगरा क्षेत्र विकास कार्यक्रम भी नहीं है जनजाति संबंधित, स्वर्ण जयंती ग्राम रोजगार ये भी नहीं है, जबकि संशोधित क्षेत्र विकास उपागम एवं क्लस्टर योजना ये संबंधित है। तो नहीं है, वो पूछा था, तो 2, 3, 4 ये संबंधित नहीं है। अगला प्रश्न आप लोगों के लिए दोस्तों ये रहा, 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान की कुल 3 करोड़ श्रम शक्ति में कितने बेरोजगार व्यक्ति आंके गए? कुल 3 करोड़ श्रम शक्ति में कितने बेरोजगार व्यक्ति आंके गए बताओ? 33 लाख। कितने लाख बेरोजगार थे? 33 लाख बेरोजगार थे। इसे आप छोड़ दीजिए, क्वेश्चन नहीं आने वाला। अब ये भी नहीं आएगा, ऐसे क्वेश्चन आपसे नहीं पूछे जाएंगे। हाँ, ये पूछा जा सकता है। बताओ, राजस्थान के भौतिक स्वरूपों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य हैं? नीचे दिए गए कोड के अनुसार आपको सही उत्तर चुनना है। जो सही दे रखा है वो बताना है आपको। चलो बताओ फटाफट। तो हाड़ौती पठार पश्चिमोत्तर में मुख्य सीमा वंश का भाग, गलत। पश्चिमी रेतीला मैदान 41.50% बालू का स्तूप मुक्त है, सही बात है। संरचनात्मक दृष्टि से राजस्थान का भौतिक स्वरूप भारत के उत्तरी वृहत मैदान और प्रायद्वीपीय पठार कैसा है? बिल्कुल सही है ना दोस्तों। आप भी बताते रहिएगा, कमेंट कीजिए। अरावली वर्तमान में अवशिष्ट पर्वतों के रूप में, बिल्कुल, यानी कि 2, 3 और 4 सही है। कौन से में? ऑप्शन नंबर अ में। ये छोड़ दीजिए। हाँ, ये अच्छा क्वेश्चन है। सूची फर्स्ट दे रखा है मिट्टी के प्रकार, दूसरे में दे रखा है जलवायु प्रदेश। ये 26वें नंबर का क्वेश्चन है। एरिडोसोल मिट्टी कहां पर पाई जाती है बताओ? एरिडोसोल जलवायु प्रदेश है, शुष्क एवं अर्ध शुष्क में पाई जाती है, जबकि इंसेप्टिसोल्स पाई जाती है अर्ध शुष्क एवं आर्द्र में। अर्ध शुष्क एवं
आर्द्र में। अल्फिसोल्स पाई जाती है उप आर्द्र एवं आर्द्र में। वर्टिसोल पाई जाती है आर्द्र और अति आर्द्र। वर्टिसोल जैसे आर्द्रती होगी में, ठीक है। तो यहां पर थर्ड कर लेना दोस्तों ना, इसमें ऑप्शन में थोड़ा सा मिस्टेक थी, तो आप सही हो जाएगा, ठीक है। चलो ये नई वन रिपोर्ट आ गई, आप इसको मत पढ़ना, अब नई के अनुसार पढ़ाएंगे आपको। हाँ, अगला प्रश्न है, राजस्थान का मरुस्थल विश्व के इन्हीं अक्षांशों में स्थित है, अन्य मरुस्थलों की सर्वदा भिन्न है। यहां मरुस्थल प्रक्रिया के संबंध में क्या अवधारणा सटीक है? तो सटीक है, ये अतिचारण, अतिहलन, निर्वनीकरण तथा मृदा व जल के अनुचित प्रबंध के कारण प्रारंभ और प्रसारित होती है, ये सही है। चलो अगला प्रश्न, गत 3 दशकों में राजस्थान में 90% से अधिक गांव किस कृषिगत वर्ष में अप्रत्याशित अकाल एवं सूखे के पीड़ित हुए? जवाब हो जाएगा 2002 से 2003। अगला प्रश्न, राजस्थान में अंध एवं दूसर क्षेत्रों की बढ़ती हुई संख्या के मद्देनजर भारत के केंद्रीय भूल जल प्राधिकरण ने राज्य के किन प्रशासनिक खंडों में भूमिगत जल दोहन पर पूर्ण रोक लगा दी है? क्या होगा जवाब? तो बहरोड, भीनमाल, सूरतगढ़, धौड़, श्री माधोपुर, इनमें पूर्ण भूमिगत जल दोहन पर पूर्ण रोक लगा दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसे भी छोड़ दीजिए, नई रिपोर्ट आ गई है, इसे छोड़ दीजिए, नई रिपोर्ट आ गई है। हाँ, तो नई रिपोर्ट वगैरह मैं करवा दूंगा, चिंता मत करो, अभी आपके एग्जाम बहुत दूर है, तब तक मैं आपको हर एक रिपोर्ट रटवा दूंगा, चिंता मत करो। अभी इसलिए नहीं पढ़नी क्योंकि अभी कुछ और भी अपडेट होने हैं, कुछ होना है, तो इसलिए मैं अभी उनको नहीं करवा रहा हूं। जब एकदम परीक्षा का समय होगा उससे पहले आपको अच्छे से करवाऊंगा। राजस्थानी संस्कृति में जानोटन क्या है? राजस्थानी संस्कृति में जानोटन क्या है? तो जानोटन वर पक्ष की ओर से दिया जाने वाला, वर पक्ष की ओर से दिया जाने वाला जो भोज होता है उसको क्या बोलते हैं? जानोटन। नेक्स्ट क्वेश्चन, भील जनजाति में कचाबू कौन पहनता है? भील जनजाति में कचाबू कौन पहनता है? महिलाएं। भील जनजाति में कचाऊ कौन पहनता है? तो महिलाएं पहनती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थानी संस्कृति में औलंदी क्या है? राजस्थानी संस्कृति में औलंदी क्या है? तो नववधु के साथ जाने वाली जो लड़की या स्त्री जो होती है वो क्या है? औलंदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चंदू जी का गढ़ा तथा बोडी गामा स्थान किसके लिए विख्यात है? चंदू जी का गढ़ा तथा बोडी गामा स्थान किसके लिए प्रसिद्ध है? तो तीर कमान के लिए प्रसिद्ध है चंदू जी का गढ़ा तथा बोडी गामा स्थान, याद रखिएगा। क्लास कैसी लग रही है फटाफट से कमेंट कर दीजिए। बल्ल्या आभूषण कहाँ पहना जाता है? जो बल्ल्या नामक आभूषण है उसको कहाँ पहनते हैं? तो बल्ल्या नामक आभूषण को हाथ में पहनते हैं। अमरावती स्तूप का निर्माण किसके काल में हुआ? फटाफट कमेंट करो आप, जल्दी जल्दी कमेंट आने चाहिए। और रोजाना क्लास शाम को 7 बजे होती है, आप डेली याद रखा करो टाइम टेबल। बहुत सारे बच्चे पूछ रहे थे कि सर क्लास का टाइम टेबल क्या है, तो 7 बजे है। अमरावती स्तूप का निर्माण किसके काल में हुआ? गुप्त के काल में। किस काल में? गुप्त काल में हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1873 में भरतहु स्तूप की खोज किसने की थी? 1873 में 1873 में भरतहु स्तूप की खोज किसके द्वारा की गई? जवाब हो जाएगा बीके थापर के द्वारा। किस थापर के द्वारा? बीके थापर के द्वारा। राजस्थान में दानचंद चोपड़ा की हवेली कहाँ है? राजस्थान में दानचंद चोपड़ा की हवेली, तो ये हो जाएगी आपके सुजानगढ़ में। कौन सा गढ़ में? सुजानगढ़ में। मांडू के प्रसिद्ध किले का निर्माण किसने करवाया था? कमेंट करते रहिएगा मित्रों, कमेंट की कमी नहीं आनी चाहिए। और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। बहुत सारे जो लड़के और लड़कियां पूछते हैं कि सर हम आपकी वीडियो को कैसे देखें, तो हम आपको बता देते हैं। हमारे वीडियो देखने के लिए आपको यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन का बटन दबाना है, और शाम को रोजाना 9 बजे क्लास होती है। बहुत सारे बच्चों का सवाल है कि सर पैसे वैसे में नहीं पढ़ा रहे हो क्या? नहीं दोस्तों, हम फ्री में पढ़ा रहे हैं, और हमने आप लोगों से वादा किया है कि अंत तक जब तक परीक्षा होगी
तब तक फ्री में पढ़ाएंगे। और किस्मत अच्छा रहा तो आपको जो आजकल जो इलेक्ट्रिकल बोर्ड आ रहा है, स्क्रीन वाला बोर्ड आ रहा है, उसमें भी आपको फ्री में पढ़ाएंगे। बहुत जल्दी वो भी किस्मत से मिल आ ही जाएगा हमारे पास, है ना। तो आप लोगों की दुआ रही तो अच्छी खासी, तो अप्रैल में हम स्क्रीन में आपको पढ़ाने लग जाएंगे। हुसैन शाह, क्या मांडू के प्रसिद्ध किले का निर्माण किसने करवाया था? हुसैन शाह ने। भीलों में छेड़ा फाड़ना क्या है? छेड़ा फाड़ने का मतलब क्या होता है? तो छेड़ा फाड़ने का मतलब होता है तलाक। क्या होता है? तलाक। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस महाराजा के दरबार में क्या थे 22 तो कवि और 22 ज्योतिषी और 22 संगीतज्ञ और 22 विषय विशेषज्ञ के रूप में गंधर्व बाई से विद्यमान थी? तो किसके पास थी? तो ये महाराजा प्रताप सिंह के पास थी, जिन्होंने हवा महल का क्या करवाया? निर्माण करवाया था। निमाड़ी रागड़ी किस बोली की विशेषता है? निमाड़ी और रागड़ी किस बोली की विशेषता है? तो ये मालवी बोली की विशेषता है। निमाड़ी और रागड़ी दोनों जो है मालवी बोली की उपबोली है। मालवी दोस्तों बोली जो है मालवा क्षेत्र यानी कि झालावाड़, प्रतापगढ़, कोटा में बोली जाती है और ये बहुत ही कर्णप्रिय होती है, कोमल बोली होती है। क्या होती है? कोमल बोली होती है। आपको पता होगा रागड़ी मालवी का कर्णकश रूप, कर्कश क्या है? रागड़ी क्या है? मालवी का कर्कश रूप है तथा मालवा क्षेत्र में राजपूतों द्वारा बोली जाती है। जबकि निमाड़ी बोली जो होती है वो मालवी की उपबोली है और इसे दक्षिणी राजस्थान में बोली जाती है निमाड़ी। ठीक है, याद रखोगे। चलो, अलखिया संप्रदाय की स्थापना किसने की? अलखिया संप्रदाय की स्थापना की गई थी लालगिरी जी के द्वारा। अलखिया संप्रदाय की स्थापना किसने की? लालगिरी जी ने। ठीक है, चलो अगला प्रश्न, जयपुर में राम प्रकाश थिएटर की स्थापना किस महाराजा के काल में हुई? जयपुर में राम प्रकाश थिएटर की स्थापना किस महाराजा के काल में हुई? तो यह हुई थी महाराजा राम सिंह द्वितीय के काल में। नेक्स्ट क्वेश्चन, बम नृत्य कहाँ का प्रसिद्ध नृत्य है? बम नृत्य कहाँ का प्रसिद्ध नृत्य है? तो अलवर भरतपुर का प्रसिद्ध नृत्य है बम नृत्य। बम नृत्य कहाँ का प्रसिद्ध नृत्य है? अलवर और भरतपुर का। सुगन चिड़ी को किस लोक माता का स्वरूप माना जाता है? सुगन चिड़ी को किस लोक माता का स्वरूप माना जाता है? सुगन चिड़ी को दोस्तों आयड़ माता, आयड़ माता का जो है स्वरूप माना जाता है, परंतु दोस्तों स्वांगिया माता का भी माना जाता है। इसलिए इस क्वेश्चन वगैरह को आप कंफ्यूजन रख सकते हो, परंतु जो ज्यादातर बेस्ट आंसर की बात करें तो आपको आयड़ माता लगाना है। आयड़ माता ऑप्शन नहीं हो तो स्वांगिया माता लगाना है। ठीक है ना मित्रों। चलो अगला प्रश्न आपके लिए, बालिंद जी के गुरु कौन थे? बालिंद जी के गुरु का नाम बताइए। दादू दयाल जी। बालिंद जी के गुरु का नाम था दादू दयाल जी। जहार पीर के नाम से कौन से लोक देवता को जाना जाता है? जहार पीर, जहार पीर के नाम से जाना जाता है गोगा जी को। जहार पीर के नाम से कौन से लोक देवता को जानते हैं? तो गोगा जी महाराज को जाना जाता है। ठीक है, आज का अंतिम क्वेश्चन, अलवर क्षेत्र की लोक देवी के रूप में, अलवर क्षेत्र की लोक देवी के रूप में किसे मान्यता प्राप्त है? तो जिलानी माता को अलवर क्षेत्र की लोक देवी के रूप में मान्यता प्राप्त है। अगला प्रश्न, राजस्थान का मोलेला गांव किस कला के लिए प्रसिद्ध है? तो राजस्थान का जो मोलेला गांव है यह मरण शिल्प के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए? मरण शिल्प के लिए, याद रखना। मरण मूर्तियां जो होती है ना उसके लिए प्रसिद्ध है मोलेला गांव राजसमंद, याद रखना। तो दोस्तों आज के ये 53 क्वेश्चन थे। आप लोगों को कैसे लगे? 53 टॉप क्वेश्चन। और कल वाली क्लास नहीं देखी तो देख लेना, मॉडल पेपर था कल का जिसमें अपन ने जीके भी की थी और हिंदी भी मिक्स में किया था, 60 क्वेश्चन किए थे। और आज केवल और केवल अपन ने किए हैं
53 क्वेश्चन, और आपने देखे होंगे 53 के 53 क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चन थे कि एक क्वेश्चन में से 4-4, 5-5 क्वेश्चन बन रहे थे, और टॉप लेवल के क्वेश्चन थे, टॉप क्लास थी, जो टिप टॉप क्लास बोलते हैं ना, वही क्लास थी, है ना। तो आप सभी लोगों ने पुरानी क्लासें भी देख ली होगी, नहीं देखी तो उन्हें भी देख लेना। आज आपको बताया 16वें नंबर की क्लास थी। इससे पहले मैं राजस्थान जीके की 15 क्लासें ले चुका हूं, आप लोगों ने नहीं देखी है तो देखिएगा कृपया करके। हिंदी की भी 7 क्लासें ले ली है, कंप्यूटर की 2 ले ली है, तो इतना सारा सिलेबस हो गया है आप लोगों का। तो आप उन क्लासों को जल्दी से जाके देखो कि क्या क्या मैंने पढ़ा दिया है और क्या क्या नहीं पढ़ाया है। आप लोग अच्छे से देखोगे, फिर मुझे बताया करो कि सर क्लास कैसी लग रही, कैसी नहीं लगी। कल बहुत सारे बच्चों का रेस्पॉन्स आया है अच्छा खासा, मुझे बहुत अच्छा लगा कि आप लोगों ने इतना सारा प्यार दिया कल क्लास में, और इसके लिए आपको मैं फिर से बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। और आप इस वीडियो को लाइक कर दो फटाफट, क्या करोगे, लाइक कर दो अभी तुरंत, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो, पहली बार आए हो तो लाल कलर का बटन होगा। उसके अलावा एक घंटे का बटन भी है ऐसा सा, उसको दबा दो ताकि जैसे वीडियो अपलोड होगी आपको नोटिफिकेशन प्राप्त होगा। ठीक है मित्रों, धन्यवाद।